आप देख रहे हैं मुकाबला और लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आर्यन खान की रिहाई के जो पल पल की बदलती तस्वीर है आपके सामने। अभी तक जेल में ही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द शाम होने से पहले उनकी रिहाई के पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी और उसके साथ ही वो रिहा भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस पर पूरी राजनीति हो रही है, जिस पर बहस करने के लिए हमारे साथ राम कदम जी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रवीण कुंटे साहब एनसीपी से, आनंद दुबे जी शिवसेना से, विकास गुप्ता जी वरिष्ठ वकील हैं, राजेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आर्थर रोड जेल से, और दिनेश मौर्य शाहरुख खान के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत में राजेश आपसे करूं, क्या जमानत के पेपर्स मिल चुके हैं या अभी उसमें और विलंब है? देखिए, अभी तक सतीश माने शिंदे के टीम से कोई यहां पहुंचा तो नहीं है, लेकिन कोर्ट से यह भी खबर आ रही है कि डायरेक्ट कोर्ट से जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहां पे जूही चावला हैं, कुछ पेपर साइन किया है, और सतीश माने शिंदे ने यह भी बताया है कि शायद डायरेक्टली जेल को वो पेपर्स जो हैं वो कोर्ट से डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे, तो शायद यहां आने की जरूरत ना पड़े। अब 5:18:19 का वक्त हो रहा है और 5:30 बजे ये पेटी जो है वो खुलनी है, तो अब तक अगर वकील नहीं आए हैं तो अगले 10 मिनट का ही वक्त है। तो दो सूरतें यहाँ पे बन रही हैं। वकील अगर रिलीज ऑर्डर लेके यहाँ पहुंचते अगले 10 मिनट में, तब तो यहीं से यहाँ इस बॉक्स में वो ड्रॉप करेंगे और 5:30 बजे वो बॉक्स खुलेगा। नहीं तो दूसरा सूरत हाल ये है अजय जी कि डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से, सेशन कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से मेल कर दिया जाएगा जेल अथॉरिटीज को, और जेल अथॉरिटीज उसे कंसिडर करेंगी और फिर आर्यन खान को छोड़ा जाएगा। तो बहुत मुमकिन है कि आर्यन खान छूट जाएंगे, आज जेल से बाहर आ जाएंगे। अजय जी बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द वो छूट जाएं और ये जो मेल पर आने के प्रतिलिपि की बात हो रही है ये इस पर बात आगे बढ़े। हम जरा बहस शुरू करते हैं। इस बीच राम कदम जी, नवाब मलिक साहब आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर समीर वानखेड़े और उसके साथ साथ एक पूरा लॉबी है जो काम करता रहा है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जिस दाढ़ी वाले शख्स की वो जिक्र कर रहे थे, कशिफ खान, इंडिया टीवी से जब उसने बात की तो उसने कहा कि उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन राम कदम जी उनका यह कहना है, खान का, कशिफ खान का, कि नवाब मलिक की किसी भी बात का वो बुरा नहीं मानते क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, आपत्ति नहीं कर सकते। अजय जी, मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक जी की और महाराष्ट्र सरकार की राजनीतिक मजबूरी थी आज पत्रकार वार्ता लेकर के पुनः एक बार देश के सामने अपना दागी चेहरा वे साफ कर सके, इसका वो प्रयास था। क्योंकि लगभग विगत 26 दिनों में पूरे देश ने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर शरद पवार जी, स्वयं नवाब मलिक जी तो हर दूसरे दिन पत्रकार वार्ता कर रहे थे। क्या निचोड़ था इस पत्रकार वार्ता का? एक ही निचोड़ था, अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन। हमने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया कि हम किसी व्यक्ति विशेष, आर्यन खान, शाहरुख खान या कोई व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है। हम किसी को व्यक्ति विशेष विरोध नहीं करते। हमारी लड़ाई, बल्कि पूरे देश की लड़ाई, ये ड्रग्स के विरोध की लड़ाई है। पर कौन सा ऐसा कारण था कि ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे थे? एक ही प्रयास था कि कुछ भी करके एन केन प्रकारेण ड्रग माफिया से जो वसूले आती होगी, शायद वहां पे भी इनका कोई वाजे होगा, वो वाजे सुरक्षित रहे, वो वसूली निरंतर आती रहे। इस कारण लगातार वो एनसीपी के अफसरों पर टूट पड़े थे। टूट पड़ना, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। यानी खुद की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, जो दूसरा कार्रवाई कर रहा है उसे भी ये रोकेंगे, ये कहां का न्याय है? चलिए, अब जिस दाढ़ी वाले की बात कर रहे हैं, हम तो जानते नहीं कौन दाढ़ी वाला है जी। अब सरकार में स्वयं बैठे हैं, तो उन्हें किसने रोका था कार्रवाई करने के लिए? आज की पत्रकार वार्ता देश को दिखाने का प्रयास था। नहीं, राम कदम जी, देखिए, नवाब मलिक साहब का यह कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दाढ़ी वाले को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वह समीर वानखेड़े का दोस्त है। समीर वानखेड़े के ऊपर हर तरह के आरोप लगा रहे हैं राम कदम जी। अभी प्रभाकर जो सामने आया, अजय जी, प्रभाकर ने 22 दिनों के बाद अपनी खामोशी तोड़ी और कुछ ऐसी बातें कही जो बातें उसको अपने आप शब के कटघरे में खड़ी करती है। अब मुंबई में किसी भी पत्रकार को पूछो या प्रभाकर को, लोगों को सामने वाला महाराष्ट्र सरकार का कौन सा नेता है, अपने आप नाम सामने आ जाएगा। तो ये सारा जो खेल चल रहा है, एक तो आप नाम ले लीजिए ना, नाम लेते क्यों नहीं? वो बदले की भाव से वो हिसाब इनको चुकता करना है।
नाम ले लीजिए ना राम कदम जी। सारा मामला न्यायपालिका में सारा मामला अजय जी न्यायपालिका में चल रहा है और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि महाराष्ट्र सरकार की इसके पीछे की मंशा वो छुप नहीं पाए। आज भी पत्रकार वार्ता लेकर के उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं दिवाली की खुशी उनके चेहरे पर दिखी। और वो खुशी क्या थी? आज किसी को जमानत मिले इस बात से किसी को ऐतराज होने का कारण नहीं है, क्योंकि जमानत मिलना हर एक का एक संवैधानिक और फंडामेंटल राइट है, कानून का अधिकार है, जरूर मिलनी चाहिए। मैंने तो स्वयं ट्वीट करके कहा था कि आर्यन को जमानत मिले, फंडामेंटल राइट है उसका जी। पर इसका कतई मतलब यह नहीं है कि ड्रग के विरोध की लड़ाई जारी रहेगी। पर आज महाराष्ट्र सरकार खुश क्यों है? क्योंकि वे चाहते हैं कि एनसीबी अफसरों को इस तरह बदनाम करे कि वो ड्रग माफिया का कारोबार जो है। चलिए अब प्रवीण जी के पास चलता हूं। प्रवीण जी, अपनी हर चर्चा में राम कदम जी यही कहते हैं कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ड्रग माफिया के साथ खड़ी है और नवाब मलिक जी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र की सरकार ने और हमारी पार्टी ने हमेशा ड्रग का विरोध करने का काम किया है, लेकिन ड्रग के बहाने रिस्टोरेशन का जो मामला है और जिसका संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार करते आ रहे हैं। जहां तक काशिम खान की बात है, पूरा देश जानता है कि काशिम खान फैशन टीवी के देश के हेड है और उन्हीं के चलते क्रूज पार्टी का आयोजन कराया गया था। 1200 से 1300 लोग उस पार्टी में इन्वॉल्व थे। 2-3 लोगों को छोड़ 11-12 की गिरफ्तारी छोड़कर बाकी तमाम लोगों को छोड़ दिया गया और काशिम खान पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि क्रूज पार्टी के बहाने हमेशा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारे पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे नवाब भाई ने आरोप लगाया कि काशिम खान क्रूज पार्टी के आयोजन के बहाने हमेशा ड्रग और सेक्स मार्केटिंग के इसमें अलिप्त रहा है। उसके खिलाफ आज तक समीर वानखेड़े की दोस्ती के चलते आज तक एनसीबी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? और जब बात चली कि एनसीबी के अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल उठता है मन में, जब इतनी जानकारी नवाब मलिक जी को है, सरकार में है, तो काशिम के ऊपर आज तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं? क्रूज की पार्टी का इंतजार कर रहे थे, उसके पहले भी तो कर सकते थे। अगर वो ड्रग माफिया है, अगर वो ड्रग में लिप्त है, सप्लाई करता है, सप्लायर है, क्योंकि हमारे साथ बातचीत में, इंडिया टीवी पर बातचीत में उसने साफ इनकार किया। उसने कहा कि ये पार्टी उसने नहीं कराई है। प्लीज सर। नहीं, उन्होंने आज तक कल से भी काशिम खान अभी भी नवाब मलिक साहब के किसी भी जवाब नहीं दे पा रहे। समीर वानखेड़े से बार बार पूछा जा रहा है कि आपके काशिम खान किसका क्या रिश्ता था? जिस तरह से आपने फर्जी गवाह जमा करने का काम, उसका भी जवाब आज तक समीर वानखेड़े दे नहीं पा रहे और कल से लगातार अदालत के चक्कर काटे जा रहे कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाए। और जब से संभावना बढ़ी कि समीर वानखेड़े को नहीं, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन अभी काशिम पर ही जरा बात कर लें। प्रवीण जी, मैं दोबारा काशिम पर आ रहा हूं, क्योंकि जब आज काशिम ने इंडिया टीवी से बात की तो उसने कहा कि मेरा कोई लेना देना इस तरह की किसी पार्टी में नहीं, मैं टिकट खरीदकर क्रूज पर गया था। अगर महाराष्ट्र सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह ड्रग के केस में लिप्त है, तो मुंबई पुलिस तो इस पर पहले कार्रवाई कर सकती थी। एनसीबी की कार्रवाई का इंतजार क्यों कर रहे थे? पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जब पूरा मामला सामने आ गया तो अचानक से काशिम सामने आता है, अचानक से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, समीर वानखेड़े विलन बन जाते हैं। आपको बहुत जल्द इसके बड़े बड़े आरोपी कैद की शिकंजे में आपको मिलेंगे। और कल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाजाही एनसीबी के ऑफिस के सामने बढ़ी है। समीर वानखेड़े के गिरफ्तार करने के चलते आशंका सबको आज उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को तोता है, कहीं तोता कुछ बात ना बता दे और हमारा पूरा भंडाफोड़ हो जाए, इसके डर से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं राम कदम साहब से पूछना चाहता हूं, आप लगातार समीर वानखेड़े के डिफेंस में खड़ा। चलिए एक जवाब छोटा सा ले लेता हूं, राम कदम जी बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। समीर वानखेड़े के डिफेंस में आप लगातार खड़े, जबकि तमाम सबूत जो अभी तक प्रस्तुत किए गए उसके हिसाब से लग रहा है कि कुछ झोल तो है। यस, देखिएगा, हम किसी एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं हैं, हम एनसीबी अफसरों के समर्थन में हैं। अब इन्होंने क्या निकाला, उसकी जाति निकाली, धर्म निकाला, उनके परिवार के निजी मामलों को निकाला, निजी जानकारी को निकाला। अब ड्रग के विरोध में कार्रवाई करना यह महत्वपूर्ण है या जाति धर्म ये महत्वपूर्ण है? नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने झूठे हलफनामे के साथ नौकरी पाई है तो ये मामला तो उठेगा ना सर।
ये बात तो है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ड्रग्स से जुड़ा हुआ नहीं है ना, वो बिल्कुल, अलग पहलू है। बिल्कुल, I accept। ना बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी। वो अलग पहलू है। सुने 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 अजय जी, वो बिल्कुल आप सही पहलू है, पर वो पहलू को इस ड्रग के मामले के साथ जोड़कर इस मामले को डाइल्यूट क्यों करने का प्रयास नवाब मलिक कर रहे हैं? वो पहलू की अलग जांच होगी, वो पहलू की जांच होकर के वो कर भी रही है, जांच कमेटी उसकी जांच कर भी रही है। पर ये जो ड्रग का मामला और महाराष्ट्र सरकार का उस वसूली का जो मामला है, जो उगाही का मामला है, इस मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या नवाब मलिक आनंद दुबे जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, अलग-अलग क्या पहलू है। शिवसेना की सभी अगुवाई की वाजपेयी सरकार जी कौन से आज जाति ड्रग्सचियों के धर्म साथ, इससे अफीमचियों ड्रग्स के से साथ, क्या लेना देना? ड्रग सप्लायर के साथ आकर खड़ी हो गई, जैसा बीजेपी लगातार दावा कर रही है? बीजेपी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पहले बता दूं कि आदरणीय नवाब मलिक जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं, पेशे से खुद वकील हैं। 2 अक्टूबर से जब से यह घटना घटी है वो शंका जता रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से किरण गोस्वामी पकड़े गए, भानुशाली इसमें इन्वॉल्व हुए, इसमें और भी 3-4 व्यक्ति इसमें जो गवाह थे वो अलग अलग बयान। माफ कीजिएगा दुबे जी, मैं आपको जरा रोक रहा हूं, अभी कुछ ताजा गतिविधि हो रही है। माफ कीजिएगा बेल बॉक्स जिसमें बेल के एप्लीकेशन, रिलीज ऑर्डर जो है वो डाले रहते हैं, वो आखिरी बार खोला उन्होंने। 3 रिलीज ऑर्डर उसमें से निकाले गए, लेकिन उसमें आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर नहीं था। यह जानकारी अभी तक मिल रही है कि आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर नहीं था। तो सस्पेंस बना हुआ है कि क्या आर्यन खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। 5:30 का वक्त हो गया, वो बॉक्स जो है वो खुल चुका है, उसमें से रिलीज ऑर्डर 3 रिलीज ऑर्डर निकले हैं, लेकिन आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो सस्पेंस बना हुआ है, क्या आर्यन आज छूटेंगे? क्योंकि जेल अथॉरिटी से जो बात हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि हार्ड कॉपी उन्हें चाहिए। हार्ड कॉपी जो रिलीज ऑर्डर के होते हैं उस पे आरोपी के सिग्नेचर लेने होते हैं, साइन लेने होते हैं, तभी उन्हें छोड़ा जाता है। वहीं सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में बताया कि डायरेक्ट जेल को मेल किया जाएगा। तो सस्पेंस बना हुआ है कि क्या आर्यन खान आज छूटेंगे। लेकिन आखिरी बार राजेश, जो बेल बॉक्स होता है, जो राजेश, लेकिन अगर देखा जाए प्रोटोकॉल जो है, कहा जाता है जामीन के लिए जो बक्सा यहाँ पे बनाया हुआ था वो जो है वो खुल चुका है। राजेश, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अभी तक चूंकि बेल के कागजात नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आज की रात भी शायद आर्यन खान को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल तो यही कहता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अजय जी, प्रोटोकॉल यही कहता है। लेकिन सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में कहा कि जेल अथॉरिटीज को सीधे कोर्ट से मेल जाएगा। लेकिन जेल अथॉरिटी से हमारी बात हुई, हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें हार्ड कॉपी ही चाहिए होता है। हार्ड कॉपी पर जो आरोपी अंदर होता है उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, उसके बाद ही उसे छोड़ा जा सकता है। तो 5:30 बजे का वक्त था कि आखिरी बार आज के दिन ये बेल बॉक्स, रिलीज ऑर्डर का जो बॉक्स है वो खुलना होता है, वो खुल गया। जेल के कर्मचारियों ने खोला और उसमें से 3 रिलीज ऑर्डर लेके चले गए। अब सस्पेंस बना हुआ है कि क्या आज आर्यन खान छूटेंगे या फिर आज की रात उन्हें जेल में गुजारनी पड़ेगी। अजय जी, चलिए, बहुत आसार ऐसे दिख रहे हैं कि आज शायद आर्यन खान को जेल में रात गुजारनी पड़ेगी, शायद उनकी रिहाई कल हो पाएगी बेल पर। लेकिन अभी भी जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे, अभी इस मंजस की स्थिति बनी हुई है। चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। आनंद दुबे जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार इसमें धन उगाही का मामला सामने आया, क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। आपको स्पष्ट कर दूं अजय कुमार जी की महाविकास आघाड़ी की सरकार और खुद नवाब मलिक जी पूरी एनसीबी के खिलाफ नहीं है। एनसीबी बहुत ही अच्छा काम करती आ रही है और काम कर भी रही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगते हैं कि वह लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो उसकी भी जांच होना अनिवार्य है। कल आपने देखा कि 26 दिन एनसीबी के पास थे सबूत इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वह कोर्ट में औंधे मुंह गिर गई द्वारा 100 करोड़ वसूली का उगाही का काम। महाविकास आघाड़ी सरकार ड्रग्स माफियों के खिलाफ है। ड्रग्स माफिया किसी भी प्रकार से भारत में पनपने नहीं चाहिए। लेकिन जो शंका आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिवसेना पक्ष प्रमुख जी ने जताई थी विजयदशमी दिन वाले, कि किसी सेलिब्रिटी को पकड़कर आप केवल ग्लैमर करना अगर आपका काम है तो बंद होना चाहिए। जो बड़े ड्रग्स माफिया है, ड्रग्स पेडलर है, उनको पकड़ना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात अजय जी और जोड़ता हूं, आनंद जी, अगर मैं आपसे पूछूं, सेलिब्रिटी को पकड़कर करता था जी,
अगर आर्यन ड्रग्स कंज्यूम करता था, जी। वो ड्रग पेडलर नहीं था, तो आपने उसको रिहैब क्यों नहीं भेजा? आपको उसे इतना दिन जेल में क्यों रखा एनसीबी ने? एनसीबी के वकील बताए और एनसीबी के अधिकारी बताए। और अगर किसी एनसीबी के अधिकारी पर कोई जांच बैठ रही है तो कुर्सी पर कैसे बने रह सकता है? उसे कुर्सी छोड़नी होगी तभी उसकी जांच होगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, क्या हमें महाराष्ट्र में भी यही देखना पड़ेगा? चलिए, मैं इसका जवाब लूंगा राम कदम जी से, लेकिन उससे पहले मैं जरा विकास जी से एक जवाब ले लूं। विकास जी, ये बताइए कि जो जिस तरह से समीर वानखेड़े पर तमाम तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं और उनके ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, उनका केस का इन्वेस्टिगेट करना और एनसीबी का मामला, जो ड्रग्स का पूरा मामला है, और उनका खुद का इंडिविजुअल मामला, ये दो अलग मामले ट्रीट किए जाएंगे या दरअसल इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं अजय जी, जोड़ करके ही देखना चाहिए, क्योंकि जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं पिछले सप्ताह आपके चैनल पे था और निरंतर और चैनल्स पे भी बात होती रही कि एक बेलेबल ऑफेंस को एनसीबी ने किस वजह से एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश करी। मान लिया जाए कि अगर फिजिकल पोजेशन नहीं भी हो और प्रोसिक्यूशन की कहानी का विश्वास किया भी जाए और कॉन्शियस पोजेशन पे भी आए, तो भी वो एक स्मॉल क्वांटिटी का कॉन्शियस पोजेशन था और पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक अपने आप में एक बेलेबल ऑफेंस है। आपने गलत सेक्शंस लगा करके सेशंस कोर्ट में उस बेल को अपोज किया और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के केस में 27 कैपिटल ए लगा करके आप सेशंस कोर्ट में उत्साहित हुए थे कि उधर बेल रिजेक्ट हो गई थी, वही प्रक्रिया आपने यहां पर भी की। साथ ही साथ क्यों देखना आवश्यक है कि पंच विटनेस जो एनडीपीएस के मैटर्स, ड्रग्स के मैटर्स होते हैं, उसमें पंचनामे से लेकर के रिकवरी प्रोसीडिंग्स तक पंच विटनेस की बहुत अहम भूमिका होती है। और आज जब आपका ही पंच विटनेस आपके खिलाफ किसी भी कारण, राम कदम जी कह सकते हैं कि वो 22 दिन बाद क्यों बोला, ऐसा तो कहीं प्रावधान नहीं है कि वो 20 दिन बाद बोले या 4 दिन बाद बोले। अगर वो ये आरोप लगाता है कि मुझसे 9-10 ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराया गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें चिंता का विषय है और ये जांच का भी विषय बनता है। तो कहीं ना कहीं दोनों केस आपस में गुथे हुए हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत केसेस में देखा गया है कि पंच विटनेसेस के जो एड्रेसेस होते हैं, एक आरटीआई लगाई गई और वो केस दिल्ली हाई कोर्ट में आया जिसमें 55 केसेस में पंच विटनेसेस के एड्रेसेस डीआरआई और एनसीबी के केसेस में फिक्टिशियस एड्रेसेस थे। तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है कि जो ड्रग्स मेनेंस को रोकने की प्रक्रिया रहती है, उसमें अगर इतनी बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि पूरे एनसीबी के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले कि राम कदम जी आप जवाब दें, मैं मुकेश जी के पास चलूं। मुकेश जी, जो भी प्रकरण हुआ है, अभी आसार कम ही दिख रहे हैं आज कि आर्यन खान आज भी बेल पर रिहा हो पाएंगे, कल ही शायद पूरी प्रक्रिया हो पाएगी, 26 दिन हो जाएंगे उनको जेल में रहते हुए। आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति ज्यादा हावी हो गई? जी हाँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। अब आप ये देखिए कि कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका अधिकार बनता है, लेकिन उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखिए, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं वो बेबुनियाद है, वो प्रतिशोधात्मक हो सकता है। जैसे हमारे मित्र राम कदम जी ने कहा कि यहां पर जो मंशा दिखाई दे रही है वो ड्रग का इन्वेस्टिगेशन बंबई में बिल्कुल साफ हो जाए, कोई करे ना, कोई हिम्मत करेगा तो उसके ऊपर एक व्यक्तिगत लांछन लग जाएगी। देखिए वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा। और दूसरा पहलू यह है कि जो समीर वानखेड़े ने जो तथ्य देने थे, जो एविडेंस देने थे, सेक्शन 29 लगाना था या क्वेश्चन के बारे में बिल्डअप करना था या सेक्शन 37 लगाना था, तो उन्होंने लगा दिए। अब मानिए वो सस्पेंड होते भी हैं या वो उस नौकरी से टर्मिनेट भी होते हैं, केस का जुडिशियल प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी अजय जी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटीज आर सुपरसीडिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। वो अपने जजमेंट दे रहे हैं, जो 5 बार जो बेल रिजेक्ट हो चुकी है उसके अंदर तमाम एग्जामिनेशन हो चुका है, स्क्रूटनी हो चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी, मैं आपको बता दूं, बड़ी मुश्किल से कंडीशनल बेल दी है। उन्होंने इनको बिल्कुल क्लीन चिट नहीं देखी। रिया चक्रवर्ती केस में और शौविक के केस में भी यही केस था, उसके पास भी कोई पोजीशन नहीं निकला था। तो ये एक जुडिशियल प्रक्रिया है। और सेक्शन 37 जो कहता है, वो कहता है कि कोई भी ऑफेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट इज नॉट वैल्यूएबल, तो उसके बाद बेल मिली है। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी राहत है
उसको तारीफ करने से गए, एक आप उसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस मैं इसको कहूंगा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कहूंगा। तो मैं समझता हूं ये एक इंस्टीट्यूशनल गरिमा की बहुत बड़ा चुनौती है। अब इसको आप मैं इसका जवाब विकास जी से लेता हूं पहले, उसके बाद राम कदम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास जी आप इस पे जवाब देना चाहेंगे? नहीं, आप मेरे को शायद सवाल बोलेंगे, क्योंकि उनका मुझे लगा कि वो एनसीपी के नेता से वार्तालाप कर रहे थे। जी हाँ, वो उनका सवाल दरअसल राम कदम जी के समर्थन में था, लेकिन जिस तरह से मुकेश जी अभी अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, आप कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर देखना पड़ेगा कि सब कुछ सर्कमस्टेंशियल है। अजय जी, मैं मुकेश जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो 37(1)(b)(1) and 2 का जो रिगर्स हैं वो सारे ऑफेंसेस पे नहीं लगते हैं। वो या तो ऑफेंस सेक्शन 19 में, 24 में, 27 कैपिटल ए या कमर्शियल क्वांटिटी हो, तब 37(1)(b)(1 and 2 का जो मुकेश जी उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो रिगर्स तब लगते हैं जब, लेकिन ये केस कमर्शियल क्वांटिटी का नहीं, ये केस सेक्शन 19, 24 और 27 ए का नहीं, ये एक स्मॉल क्वांटिटी का केस था जिसमें रिगर्स ऑफ 37(1)(b)(1 और 2 नहीं आते। और दूसरी बात, अगर मैं कोई बैटिंग नहीं, मैं कोई एनसीपी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन अगर एनसीपी का कोई एक वर्कर भी किसी अफसर के खिलाफ कोई चीज निकाल करके लेके आता है, तो मुझे लगता है ये देश में अलाउड है। अगर किसी के बारे में कोई चीज, केस के बारे में आप प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करके उसके तथ्यों को सामने लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति तब होनी चाहिए कि वो जब साक्ष्य या तथ्य अगर गलत हैं, बेबुनियाद हैं, देन दे मस्ट बी हेल्ड। तो आप कह रहे हैं जी, मुकेश जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, फिर मैं राम कदम जी के पास चल रहा हूं। मेरे इनसे दो सवाल हैं। एक तो ये जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कह रहे हैं जुडिशरी इन्फ्लुएंस हुई है, जुडिशरी का अपमान है, नंबर 1। नंबर 2, कभी ये कहा जुडिशरी नहीं, आप वही कह रहे हैं, आप परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि भाई जुडिशरी ने जो है गलत एग्जामिनेशन किया है, दैट्स व्हाई ही शुड हैव बीन आउट ऑन बेल, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सेकेंडली, यू आर सेइंग रिया चक्रवर्ती के केस में मुझे आप बताइए कितना आइडेंटिकल केस है, सेक्शन 37 और एनडीपीएस एक्ट के अंदर उनको बेल नहीं मिली है। आप जो उसका बात कर रहे हैं तो वो ओमनिबस क्लॉज है, आप तो वरिष्ठ वकील हैं, ओमनिबस क्लॉज जो है अप्लाइज ऑन ऑल द सेक्शंस एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट देयर कि भाई 37 इज सुपीरियर और अदर सेक्शंस आर सुपीरियर। तो 37 को लेकर के ही बॉम्बे हाई कोर्ट had refused the bail। ये मामला सब जुडिस है, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर हम बहुत ज्यादा बारीकियों पर बात नहीं कर सकते और कोर्ट के रुख पर अभी हम क्या बात कर सकते हैं। कोर्ट ने बेल दिया है, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन पॉलिटिक्स पर वापस लौटते हैं। राम कदम जी, एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कही जाती है, और अभी जैसा कि विकास जी कह रहे थे, लगातार कुंटे साहब भी और आनंद जी भी यही कह रहे हैं, आप लोग जानबूझकर एक सेलिब्रिटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ये आरोप है। पूरी की पूरी सरकार पूरे ताकत के साथ ड्रग माफिया के साथ समर्थन में खड़ी थी, सारे देश ने देखा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर के नवाब मलिक, फिर शरद पवार जी के पास बोलने के लिए बचता क्या है? हमारा और किसी अभिनेता का कौन सी हमारी दुश्मनी है? राम कदम जी, आप पूरी एक सरकार को ड्रग माफिया के साथ खड़ा बता रहे हैं, इसका कोई सबूत है क्या? सभी एक्टर एक्ट्रेस का हम फिल्में देखते हैं। अजय जी, मुझे आपत्ति है, पहली बात मुझे राम कदम जी के शब्दों हमारे में से किसी भी नेता ने आर्यन के विरोध में हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी ड्रग के विरोध में लड़ाई है, ऐसा ही कहा है। अब ये तो चलिए, अभी बहस आनंद जी के, कुंटे साहब, मैं कुंटे साहब क्षमा चाहता हूं कि हमारा राम कदम जी और आनंद जी के बीच में बहस हो रही है, कोई दुश्मनी नहीं है जी। बॉलीवुड के कलाकारों का हम सम्मान करते हैं, ड्रग्स पेडलर के खिलाफ है, थोड़ा सा हम ड्रग्स बेचने वालों को नस्तोनाबूद करेंगे। बॉलीवुड के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, उनकी प्रतिभा का हम सम्मान करते हैं, पर जबरन ये जो जोड़ने का प्रयास करें ना, हमारा दुश्मन कौन है? हमारा ने देश का ड्रग माफिया ये दुश्मन है, उनका समर्थन महाराष्ट्र सरकार क्यों करी? ये बताइए। ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये बॉलीवुड के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये ड्रग्स के विरोध की लड़ाई है। जानबूझ करके मुख्यमंत्री ऐसा बयान देकर के लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मुख्यमंत्री बयान इस बात पर दे, तुम्हारी सारे के सारे तीनों दल, तुम्हारे मंत्री कैसे ड्रग माफिया का पक्ष ले सकते हैं? करने का काम करें। आनंद जी, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि तुम्हारे मंत्री हर दूसरे दिन, ऐसा कौन सी बदले का भाव था कि हर दूसरे दिन आरोप करते जा रहे?
हम कोई बदले का भाव नहीं है। आदरणीय मंत्री जी के पास जो सबूत है, भ्रष्टाचार का मामला हो, कुछ गलत किया होगा, उसकी जांच होगी। अगर उन्होंने कोई विषय आगे रखा है तो उन्होंने भ्रष्टाचार हुआ होगा, उसकी जांच होगी। प्रक्रिया के सामने से गुजरे हैं। अगर उन्होंने कहा है अलग अलग पहलुओं को जोड़ करके समीर दाऊद वानखेड़े हैं तो एनसीबी उसका अफसरों कागज दिखाया है। अगर उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े का निकाह हुआ है, चलिए मैं जरा प्रवीण जी के पास चल रहा हूं। प्रवीण कुंटे साहब आपके लिए सवाल है। राम कदम जी बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ड्रग माफिया के साथ खड़ी है। अभी जो केस चल रहा है उसमें नामचीन लोगों के बच्चों की बात है और इसमें से बॉलीवुड के संबंध काफी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या राम कदम जी दरअसल ड्रग माफिया को बॉलीवुड के साथ जोड़ रहे हैं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं बोलूं ना जी गलत माफी चाहता हूं। आप ज्येष्ठ पत्रकार हैं, हमने कतई ऐसा नहीं कहा। ना अजय जी ठीक है, राम कदम जी आप ये नहीं कह रहे ना, तो ड्रग माफिया कौन है? बड़ी स्पष्टता से जी जो साजिश चल रही है। एक मिनट आनंद जी प्लीज सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। राम कदम जी बहुत जरूरी है आज कि इस बात की स्पष्टता हो जाए कि ड्रग माफिया का मतलब क्या है आपके हिसाब से? 10 सेकंड से जी केवल 10 सेकंड। अजय जी, देश की बॉलीवुड इंडस्ट्री का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, उनकी प्रतिभा का, उनकी कला का। ड्रग माफिया जो पूरे देश भर में फैले हुए, उन माफिया के विरोध की लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति विशेष या बॉलीवुड या और कोई इंडस्ट्री, उनके विरोध की लड़ाई नहीं है। लेकिन पूरा मामला तो तब सामने आ रहा है जब बॉलीवुड के लोग पकड़े जा रहे हैं। वैसे जोड़ करके जब बॉलीवुड के लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है तभी तो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं ना सर। माफिया कर तो फिर माफिया है कौन? देखिए ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के लोगों को जब पकड़ा जाता है तो स्वाभाविक रूप से टीवी चैनल पे वो अधिक चलेगा, टीआरपी उसकी अधिक होगी, अखबारों में अधिक छप करके आएगा। और कोई पकड़ेगा शायद वो भी आता है छपके, पर दोनों की राम कदम जी, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है सर? हम कतई ही बॉलीवुड के विरोध में नहीं है। हम बॉलीवुड में यदि कुछ ड्रग का अगर संबंध है, चलिए मैं एक आखिरी मौका प्रवीण जी आपको दे रहा हूं, प्लीज। मेरे पास इतना ही वक्त है, मैं क्षमा चाहूंगा। प्रवीण जी आखिरी कमेंट आपका प्लीज सर। हम लोग शुरुआत से इस बात को दोहराने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा लग रहा है कि प्रवीण जी की आवाज अचानक चली गई है। समय मेरे पास कम है, इसलिए अभी एक ताजा अपडेट ले लें हम राजेश से। राजेश, एक ताजा अपडेट, क्या आज की रात आर्यन खान को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी? देखिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आखिरी बार जो जमानत की पेटी है जिसमें रिलीज ऑर्डर आता है वो खुल चुका है। उसमें से 3 रिलीज ऑर्डर निकले, वो आर्यन खान के नहीं थे। जेल अथॉरिटीज बता रही है कि अब मुश्किल है निकलना, लेकिन अभी भी जो उनके वकील हैं वो सेशन कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में मौजूद हैं, वहां रिलीज मेमो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली बार जो ये जमानत की पेटी खुलेगी वो सवेरे 5:30 बजे खुलेगी, फिर उसके बाद सवेरे 7:30 बजे खुलेगी। लेकिन आरोपी तभी बाहर निकलता है जब जेल खुलता है, वो तकरीबन 9 से 10 बजे का वक्त होता है। लेकिन आज आर्यन खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, इस पे थोड़ा सा सस्पेंस जो है अभी भी बना हुआ है। जी अजय जी। दिनेश हमारे संवाददाता, उन्होंने अभी जेलर से बात की है। दिनेश, ताजा अपडेट बताइए, क्या कहा जेलर ने? देखिए जेलर का कहना था कि आज के दिन में जब जमानत पेटी खुलने की जो प्रक्रिया है वो आखिरी बार आज 5:30 बजे खुल चुकी है। इसके बाद वो जेल की जमानत पेटी नहीं खोली जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि चूंकि अब तक आर्यन के रिलीज मेमो जो है वो नहीं आया था, पेटी खुल चुकी है, तो आज की रात जो है आर्यन खान को जो है जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। जेलर ने यह भी कहा कि उनका जो नियम है वो किसी भी शख्स के लिए बदलेगा नहीं। आर्यन का अब तक का जो कंडक्ट है जेल में वो बहुत अच्छा रहा है, उनका व्यवहार अन्य जो अंडर ट्रायल आरोपी उनके साथ अच्छा रहा है। लेकिन रिलीज को लेकर उन्होंने साफ कर दिया आज की रात आर्यन को जेल में ही बितानी पड़ेगी। वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि सही वक्त पर 5:30 तक के समय में उनका जो रिलीज मेमो है वो नहीं पहुंच पाया। जी बिल्कुल, तो यानी कि अब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि आज की रात भी आर्यन खान को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। अभी दिनेश मौर्य ने जेलर से बात की, उन्होंने कहा
कहा कि प्रक्रिया के आधार पर 5:30 बजे के बाद किसी भी चिट्ठी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सुबह 5:30 बजे ही बक्सा दोबारा खुलेगा और उसके बाद ही उनके बेल की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और तकरीबन सुबह 10 बजे तक शायद वो जेल से रिहा हो पाएंगे, ऐसा अभी तक संदेश है। लेकिन हो सकता है कि इसमें तब्दीली भी आ सकती है। लगातार इस पूरे मुद्दे पर हम नजर बनाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।